मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश में चल रहा लॉकडाउन 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा, जिसके तहत जिलों को 3 जोन ग्रीन, ऑरेंज और रेड में बांटा गया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हुए 35,365 और सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 25,148। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश है अंतर्राज्यीय सीमा पर कार्गो सेवाओं को बाधित न किया जाए, उनको निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करें। लक्षित समूहों को रेल द्वारा भी उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किसान कल्याण से संबंधित योजनाओं और ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए विस्तृत समीक्षा की। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, वहीं मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया करा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले कई दिनों से चल रहे लॉकडाउन को 4 मई से 2 हफ्ते की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 35,365 हो गए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 25,148 पहुंच गई है। वहीं 9,064 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 1,152 लोगों को इस संक्रमण से अपनी जान गंवानी पड़ी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि अंतर्राज्यीय कार्गो सेवा को रोका न जाए। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि ऐसा देखने में आया है कि कुछ जगहों पर कार्गो सेवाओं को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्गो सेवाएं देश के दूरस्थ इलाकों में सशक्त तरीके से आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति कर रहा है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने रेल द्वारा भी मजदूरों और छात्रों, श्रद्धालुओं को उनके राज्यों को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने 13 लाख वैगन से अधिक और 26,972 रेक्स द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को सुनिश्चित किया है। सिविल एविएशन मंत्रालय 416 लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स का संचालन कर 781 टन आवश्यक मेडिकल कार्गो को भारत के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचा रहा है। ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इस आवाजाही को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक्स को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन एवं फील्ड एजेंसीज इन निर्देशों का पालन करें। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें
एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1993 कंफर्म केसेस आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेज आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्युनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्युनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर अन्य प्रांतों में प्रदेश के मजदूरों को लाने और उनके घरों तक पहुंचाने तथा ठप पड़ी आर्थिक गतिविधि को पुनः संचालित करने के संदर्भ में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रांतों से मजदूरों को लाए जाने और अन्य प्रांतों के प्रदेश में स्थित मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजे जाने की सुरक्षा व्यवस्था पर बल दिया है। साथ ही आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था और जांच पर उन्होंने जोर दिया है। श्रमिक दिवस के अवसर पर जो राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत जिन जिन लोगों को लाभ मिला है उनके खातों में धनराशि गई है, उनसे जो है इंटरेक्शन आज 4:30 बजे शाम को होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिक और कामगार, हरियाणा से 12,000 से अधिक श्रमिक आए हैं, अन्य राज्यों से भी श्रमिक आ रहे हैं, तो इनकी वापसी भी चरणबद्ध रूप से हो रही है। इस पर भी उन्होंने आज विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने ये जाना कि आज मध्य प्रदेश से लगभग 155 बसों से 5,259 हमारे श्रमिक भाई जो हैं आए हैं, वो हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। कुछ ही जनपदों में अब पहुंच रहे हैं और विभिन्न जनपदों में उनको रिसीव करके उनके पुनः मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। अभी तक कुल संक्रमण के प्रकरण 2,281 ये प्रदेश के 63 जनपदों से आए हैं। 2,281 इनमें से जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो 1,685 1685 2281। अभी तक 555 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 41 लोगों की प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कल प्रयोगशालाओं में 4,177 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और प्रयोगशालाओं में कल 3,740 नए सैंपल्स भेजे गए। पूल टेस्टिंग लगातार प्रदेश में हो रही है। आप जानते हैं कि पूल टेस्टिंग प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश
पहला राज्य था। अभी तक कल जो टेस्टिंग हुई पूल में 349 पूल लगाए गए, जिसमें 1649 सैंपल 1649 सैंपल्स पूल में लगाए गए टेस्टिंग के लिए। इनमें से 349 में से 8 पूल पॉजिटिव पाए गए और 341 पूल्स नेगेटिव पाए गए। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में हमारे संवाददाता हिमांशु सोनकर से कहा कि कोरोना अभी कम्युनिटी मिशन की स्टेज में नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि 3 तारीख के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने का अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश की स्थिति कोरोना वायरस को लेकर क्या है, इसके जानने के लिए आज हम मौजूद हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ। आइए हम जानते हैं उन्हीं से कि इस समय प्रदेश की स्थिति क्या है। सर, अभी तो 2 लॉकडाउन के बीच में जिस तरह के हम लोग ने अपना प्रक्रिया अपनाया है, जितने हमने स्वास्थ्य टीम को सक्रिय किया है और जो भी हमने इस 2 महीने के अंदर व्यवस्था अपनी बढ़ाई है, उस हिसाब से तो और उत्तर प्रदेश की आबादी को लेके काफ़ी अभी सीमित संख्या में जो हमारे पॉजिटिव केस आते हैं काफ़ी सीमित संख्या में। कुछ जनपदों में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गए हैं, अन्यथा पूरा प्रदेश को अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या उसका नहीं है। और अभी सर जो इंतजामात हैं उनको देखते हुए क्या लग रहा है कि हम किस स्टेज पे हैं? खासकर कोरोना, क्या हम जो उसकी कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है, उस स्थिति में हम पहुंचे हैं या फिर अभी हम उससे बचे हुए हैं? नहीं, अभी तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है। पहला वाला जो हमारा प्रारंभ हुआ था वो जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनका था, जो लोग विदेश से आए थे और बाहर से किसी तरह कांटेक्ट हुए थे, तो पहला हमारा वो था। दूसरे में हमारा हो गया था कि तबलीगी जमात की अधिकांश संख्या में निकले, वो ज़्यादा हमारी संख्या आज भी वही है। और जहाँ जहाँ हमने हॉटस्पॉट को हमने कंट्रोल किया या निर्धारित किया है, उन जगह से भी अभी काफ़ी निकल रहे हैं। तो अभी ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। हम अभी 3 मई को जो लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद कम दिखती है, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? जैसे लॉकडाउन का जो भी निर्णय होगा वो तो भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा। मगर इस बीच में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने अपने सुझाव भी मांगे थे और उत्तर प्रदेश ने भी अपना सुझाव दिया था उस हिसाब से कि जहां हमारे जनपदों में अभी भी करीब 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर हमारा कोरोना वायरस का कोई भी केस नहीं है, उनमें कुछ शर्तों के साथ और कुछ कमर्शियल एक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को खोलना, उनका आवागमन अलाउ करना, तो जहाँ पर लेबर लगेंगे इस तरह का करना, जहाँ उद्योग है, छोटे उद्योग है, वहाँ पर उसको खोलना, जहाँ पर हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट छोड़ के जहाँ भी है वहाँ बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटी खोलना, उद्योग से जुड़े हुए चीज़ें को खोलना, जहाँ लेबर हम उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी खोलने की हम लोग के चर्चा में है और इसी जगह सुझाव है। मगर अब 3 तारीख के बाद ही हम लोग इसको लागू करेंगे। हाँ। और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तुम याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। 6ठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल।
बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी, घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी, तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान, डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। और बुलेटिन में बात करते हैं पुलिस गुड वर्क की। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस की एक अनोखी छवि देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ पुलिस लॉकडाउन में जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है, वहीं लखनऊ पुलिस भूखे लोगों को जानवरों के पेट भरने का काम भी कर रही है। लखनऊ के एसटीएफ के इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की जब से शुरुआत हुई है, तब से अधिकारियों व समाज सेवी के सहयोग से जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण कराया जा रहा है। पीएससी के सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार मिश्रा भी घुमंतु जानवरों को भोजन व जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। ये हम लोगों ने कुछ दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था और ये लॉकडाउन के पहले दिन से ही चल रहा है, 22 मार्च से ही चल रहा है, 23 मार्च से। और हम लोग स्टार्टिंग में इसको बहुत छोटे स्तर पे स्टार्ट किया था। हम लोगों ने 200-300 पैकेट स्टार्ट किया था बांटना, और आज की तारीख में आप देख रहे हैं, अभी आपने हमारा जो खाना बन रहा है वो भी देखा है। हम लोग करीबन 1,500 से 2,500 तक पैकेट बांट रहे हैं। और इसके पीछे मकसद सिर्फ यही था कि जब देखा गया है कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा खाने की हो रही है, लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों ने बैठ के इस पर विचार किया और फिर ये सोचा कि पे बैक टू एक सोसाइटी एक होता है कि हम लोग अपने सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस खाने की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि इस समय ज़रूरत उसकी ज़्यादा है, तो ये स्टार्ट किया। इसमें बहुत से लोग शुरू में जुड़े थे और उसके अलावा और लोग भी इसमें जुड़ते गए। जैसे स्टार्टिंग में फाउंडर मेंबर हमारे अमित सहगल जी हैं और कुछ और दोस्त हैं, और हमारे कमिश्नर साहब हैं इनकम टैक्स के, डॉक्टर अनिल सिंह साहब हैं, आईजी एसटीएफ अमिताभ यस साहब हैं, ये फाउंडर मेंबर हैं। और इसके अलावा एसएसपी सहारनपुर हैं, दिनेश पी साहब हैं, ये लोग फाउंडर मेंबर हैं। और एक डिप्टी कमिश्नर हैं भरत अवस्थी जी, इन लोगों के सहयोग से हम सब लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। कोरोना की जंग में उन ज़रूरतमंद लोगों और घुमंतु जानवरों की मदद कर रहा हूं, जो इस कोरोना की जंग में कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित हैं। विशेष रूप से ऐसे परिवार जिनके पास खाने को नहीं है, जो 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते विश्व के अनेक देशों के समान भारत में भी लगभग 1 माह से लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण देश की अधिकांश जनता अपने घरों में ही कैद होकर रह गई है। ऐसे में रोज कमाने खाने और छोटे किसानों के सामने अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। किंतु सरकार द्वारा किसानों के सम्मान में दी जा रही 500 रुपए माह की 6,000 रुपए साल किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई है, जिस कारण जिले के किसी भी गरीब किसान के परिवार को इस लॉकडाउन के दौरान भी भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। किसानों ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने न केवल हमारे परिवार को भुखमरी से बचाया है, बल्कि हमारा सम्मान भी बचा लिया है। किसानों के खेती बाड़ी के लिए, किसानों के घर परिवार चलाने के लिए ये उन्होंने सम्मान किया है। 4 महीने में 2,000 रुपये, साल भर में 6,000 रुपये। इससे इस समय तो बहुत फ़ायदा है। मैं कृषि का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मैं कृषि थोड़ी खेती है और कृषि का काम करते हैं। हाँ, किसान ने भारत सरकार द्वारा किसान निधि मिलती है। मैं घर का काम इससे बहुत चलता है
और खेती की लागत भी इससे आ जाती है और साल में 3 किस्तें आती हैं, 4 महीना प्रति माह किस्तें आ जाती है। किसान सम्मान निधि मुझे बराबर मिल रही है और इससे बहुत बड़ा लाभ है और मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। इससे बच्चों का पालन पोषण और बहुत अच्छा तौर तरीका चल रहा है। कोई हमें अभी परेशानी ज़्यादा नहीं हुई है। परेशानी तो हर व्यक्ति को है, लेकिन सम्मान निधि वगैरह जो मिलती है इससे थोड़ी राहत मिल जाती है। 4 महीने में 2000 रुपये हमारे आ चुके हैं और दोबारा फिर आ चुके हैं। सब किसान भाइयों को मिल रहे हैं, हमें मिले हैं। इस समय लॉकडाउन में किसानों को खेतीबाड़ी की लागत में काम आता है और जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हर व्यक्ति को इस समय लॉकडाउन में बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव हेतु चल रहे लॉकडाउन में गरीब और कमजोरों को हर संभव सहायता जहां सरकार पहुंचा रही है, वहीं कुछ स्वयंसेवी भी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने में सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। बहराइच के विधानसभा पयागपुर की एक महिला प्रधान अध्यापिका का सेवा भाव देखते बनता है। अपने वेतन से गरीब कमजोर परिवार के लिए घर घर पहुंचकर 15 दिन के भोजन हेतु राशन उपलब्ध करा रही है वो। प्रतिदिन मैं कम से कम 8 से 10 परिवारों के बीच में जो है ये राशन उपलब्ध करा रही हूँ, जो लगभग 10 दिन का राशन होता है और इसमें समुचित राशन होता है। इसमें दाल, चावल, आटा, आलू और तेल, नमक, मसाला, सोयाबीन ये सभी होता है इसमें। हम लोग गरीब असहाय हैं, लॉकडाउन में कहूँ मजदूरी मिलत नहीं है, तो हमें कुछ मोदी साहब राशन पानी दें और कुछ प्रीति मिश्रा हमारे सबको मजबूरी देख कर, सब गरीबी देख कर खाना खर्चा मुँह से मिला। क्या हमारा बैठा आगे पीछे कोई बैठा है, कोई नहीं बैठे, तो बहन जी दी ही है। हाँ, मोदी दी हैं तो बहन जी बांटी। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में भीड़ ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ अभद्रता की, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर मशकूल आलम और अन्य स्टाफ इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे। थाना नई मंडी के गांव अलमासपुर निवासी उपकार बाबरा का वहां पहुंचे और अपने एक मरीज के इलाज को लेकर मेडिकल स्टाफ से उनकी कहासुनी और हाथापाई हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। तत्काल अस्पताल पहुंची पुलिस ने उपकार को हिरासत में ले लिया। चिकित्सा अधिकारी मशकूर आलम ने बताया कि एक व्यक्ति भीड़ के साथ इमरजेंसी वार्ड में आया और अपने मरीज के इलाज के बहाने इमरजेंसी स्टाफ को धमकाने लगा और मारने पीटने की धमकी देने के साथ सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न करने लगा। इस तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उपकार बाबरा पुत्र अथर सिंह निवासी अलमासपुर थाना नई मंडी को गिरफ्तार कर लिया है। 4-5 लोग अभी आए थे, एक काजी से 2, एक लेडी और एक जेंट्स जो है ना, वो वहाँ कोई झगड़े का केस था, वो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद स्टिच वगैरह सारे यानी कि लगा दिया गया। जो थोड़ा बहुत यानी कि धब्बे थे स्टिच के, जो यानी कि ब्लड जैसा दिख रहा था, उसको लेके 5-6 लोग आए कि यहाँ कोई ये काम नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे यानी कि बैठ के क्या कर रहे हैं, ये दिखाने को गलौज करना शुरू कर रही है। उनके साथ 5-6 लोग थे। हाँ, बस यही बात हुई और बदतमीजी से यानी कि बात करना शुरू कर दिया और यानी कि फिर बीच में ये पुलिस आ गई, तब जाके हम लोग यानी कि बच पाए। और बुलेटिन में समाचार अभी और भी हैं, लेकिन लोगे उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम। रायबरेली कोरोना संक्रमण कोविड-19 से बचाव के लिए रायबरेली में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। यहां वो डेली मास्क निर्माण का कार्य कर रही हैं। प्रतिदिन 1000 मास्क रोजाना तैयार करके मार्केट में सप्लाई करती हैं। समूह की महिलाएं कामकाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए मास्क लगाना नहीं भूलती। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए रायबरेली की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने
मास्क बनाने का काम शुरू किया है और इन दिनों लगातार इसी में लगी रहती हैं। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से कि ये किस तरीके के मास्क बना रही हैं, फेस कवर बना रही हैं और कितने मास्क डेली बनाती हैं, किस तरीके से ये लोग काम कर रही हैं। आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने अपने समूह के माध्यम से मास्क बनाने का काम शुरू किया है। प्रतिदिन कितने मास्क बनाती हैं और कोरोना से आप क्या समझती हैं, लड़ाई में कितनी बड़ी भागीदारी है आप लोगों की? जी, मेरा नाम स्नेहलता त्रिवेदी है, यादेवी महिला स्वयं सहायता समिति में अध्यक्ष हूँ। और ये खादी का मास्क होता है जो कि डबल लेयर होता है और हमारी महिलाएं इधर इसको बनाती रहती हैं। 10 महिलाएं हैं, एक महिला डेली का 100 मास्क बना लेती हैं। और रंगीन मास्क में हर तरह के हैं। और एक ये मैंने बनाया है फेस कवर, इसमें मास्क प्लस फेस कवर दोनों है, आईज भी ढक जाती है जिससे कि आँखों से भी संक्रमण का खतरा नहीं होता है। और एक ये है हमारा फुल फेस कवर, इसको मास्क लगाने के बाद अगर हम लगाते हैं, जैसे जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनके पास अगर हम जाते हैं पूरा फेस कवर हो जाता है, नहीं तो वो बदमाशी करते हैं, कहीं मास्क खींच लेते हैं, तो इससे पूरा फेस कवर रहेगा तो आपकी सुरक्षा होती रहेगी। और ये कैप है जिसे कि सर में लगाया जा सकता है। और हम लोग पीपी सूट भी बनाना चाह रहे हैं। और पीपी सूट जो होता है उसमें हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार हमें मौका दे तो हम वो भी तैयार कर सकते हैं। ये अब तक आप लोगों ने कितने मास्क बनाए हैं और कोरोना जब से संक्रमण हुआ, लॉकडाउन चालू हुआ है, तब से अब तक का कितना मटेरियल है, कितनी महिलाएं दिन भर कैसे महिलाएं काम करती हैं? जी, यहाँ पर जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, पहला दिन भारत में बंद था, तो कोरोना का यहाँ पर भारत में आगमन हो चुका था, तो हम लोगों को अंदेशा था कि मास्क की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, तभी से हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था। और 1000 का प्रोडक्शन दे रहे हैं और अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। मेडिकल एजेंसीज को हम लोग उपलब्ध करा रहे थे और वहाँ से पूरे जिले में वितरित हो रहा था। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, ये जानती हैं कि कितना ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और कोरोना से बचाव के लिए जो उपाय बताए गए हैं सरकार के द्वारा उनको करते रहना। सभी महिलाएं लगातार दिन रात काम कर रही हैं और काम के साथ साथ ये रोज़गार से भी जुड़ रही हैं और अन्य महिलाओं को भी इस रोज़गार से जुड़वा रही हैं। बेहद ही जरूरी होता है ऐसे में कि सभी लोग नियम कायदों का पालन करें और ये जो महिलाएं काम कर रही हैं ऐसे ही अपनी सहभागिता कोरोना की जंग में अपनी भागीदारी करें। सुधीर त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, रायबरेली। कोविड-19 की महामारी से बचाव में लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों, खेतिहर मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार की योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। मनरेगा जॉब कार्ड धारक मजदूरों को लेकर फिक्रमंद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को मजदूरी देने के लिए मनरेगा का काम भी शुरू कर दिया गया है। रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे इन मजदूरों को संकट की इस घड़ी में 1000 की आर्थिक मदद मिलने से बड़ी सहूलियत मिली है। मनरेगा जॉब कार्ड धारक ने बताया कि कामकाज न मिलने के कारण खाने की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए 1000 रुपये खाद्य सामग्री खरीद पाने में राहत मिल रही है। नरेगा में अब काम शुरू हो गया है, अभी तक बंद रहा है, तो अब जो है काम आई लगा है, तो अब मंजूरिया की मंजूरी चली। 1000 रुपया अब सरकार दे रहा है, तो लड़का बच्चन के खाने को हो जाई। सरकार से हम खुश हैं, सरकार हमको मंजूरी दे रहा है, हम कह रहे। गुड़िया देवी नाम है हमारा और मनरेगा में हम काम करी थी। का कहते अभी तक दिक्कत रही, मोदी जी बंद कह रहे हैं। अब कोई मतलब अकाउंट में हमारे पैसा आया 1000 रुपया, तो कुछ मतलब हल हुआ है। इसके बाद अब काम चालू हुआ है, तो अब काम जो लॉकडाउन हुआ था मतलब इससे हमको बहुत ढेर सारी दिक्कतें आ रही थी। हमारे घर में भी प्रॉब्लम था बहुत, और भाई हम लोग गरीब इंसान है, रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना है, इसके लिए बहुत ढेर सारा दिक्कत आ रहा था। अभी तो सरकार ने अभी ये मतलब काम मनरेगा का चालू किया है, इससे मतलब हमको राहत मिल सकती है। और जो पैसा मतलब हमारे अकाउंट में 1000 रुपये आने वाला, उससे हमको भी मतलब लाभ मिल सकता है। काम लॉकडाउन मान लो काम चालू हो गया, मान लो हम लोगों ने खर्चा पानी मान लो चालू हो गया, और नहीं काम बंद हो जाता तो हम लोगों ने बड़ी दिक्कतें हैं। मान बच्चों के कपड़ा उड़ने के लिए और खाने पीने के लिए हर चीज़ के लिए
बहुत दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का